नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। इन तमाम चेहरों को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। राकेश सिन्हा, संतोष कुमार ओझा, संजय झा, नागेंद्र कुमार और प्रभात कुमार, ये साधारण चेहरे नहीं हैं। ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के मुंह पर मारे गए झन्नाटेदार तमाचे हैं। ये उंगली नहीं दिखा रहे बल्कि लोकतंत्र को उंगली कर रहे हैं और पूरी ढीठता से वह उंगली समूचे भारत को दिखा रहे हैं। इन सभी ने इसी साल दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनावों में बढ़ चढ़कर मतदान किया था, उसके फोटो भी डाले। अब ये बिहार के चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। ये लोग तमाचा क्यों है? क्योंकि बिहार के पहले चरण का मतदान संपन्न होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था, SIR के बाद बिहार के पास देश का सबसे शुद्ध, बोले तो प्योरतम मतदाता सूची है। सबने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। ज्ञानेश कुमार की यह प्योरतम मतदाता सूची भाजपा के उन अगणित नेताओं कार्यकर्ताओं की शरणस्थली बन गई है जो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर मतदान करके चुनाव आयोग को उसकी हैसियत दिखा रहे हैं और संघ का राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। वही आयोग जो कहता था, किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। सबूत मांगा था, मिला नहीं। सबूत तो भांति भांति के तरीकों से हमारे आसपास ही घूम रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह आश्वासन चुनाव आयोग की तरफ से मैं आपको देना चाहता हूं। जिन चेहरों को मैंने दिखाया वो कौन है? मसलन ये राकेश सिन्हा हैं। ये संघ मामलों के विशेषज्ञ हैं, भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। इनका सच जब सामने आया तब इन्होंने तर्क दिया कि इन्होंने कानूनी तरीके से अपना नाम बिहार में ट्रांसफर करवा लिया है। दिल्ली की मतदाता सूची में मेरा नाम था और मैंने वहां की मतदाता सूची से नाम हटाकर अपनी पुश्तैनी गांव जो बिहार के बेगूसराय जिले के मंसीरपुर में है, जहां मेरा घर है, जो मेरा स्थायी पता है, जहां मेरी खेती है, जहां मेरे लोग रहते हैं, मेरे घर के लोग रहते हैं, वहां की मतदाता सूची में मैंने अपना नाम डलवा दिया। इसको थेथरई कहते हैं। आप एक ही साल के भीतर 2-2 राज्यों की विधानसभाओं में वोट डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि यह वैध है। इस हिसाब से अगले साल सिन्हा जी पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी वोट डाल सकते हैं। सिर्फ वोट ही तो ट्रांसफर करवाना है और चुनाव आयोग तो है ही इनकी जेब में। तो अगर अगले साल मार्च अप्रैल के महीने में सिन्हा जी सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग में उंगली लहरा रहे हों तो हमको और आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि इनका तो बाल बांका नहीं होगा और आपके रेशे रेशे उधड़ जाएंगे। मूल बात यह है कि यह क्रिमिनल एक्ट है। दूसरी बात, सिन्हा जी ने ट्रांसफर के बाद दोनों एपिक नंबर तो साझा नहीं किए। इससे यह बात तो पता नहीं चलती कि उन्होंने वास्तव में अपना दिल्ली वाला वोट बिहार में ट्रांसफर करवाया है या फिर बिहार में वो किसी दूसरे एपिक नंबर से वोट डाल रहे थे। इनसे भी ज्यादा बेशर्मी पर आमादा व्यक्ति का नाम है प्रभात कुमार। यह आदमी उत्तराखंड भाजपा का सोशल मीडिया सह प्रभारी है और भाजपा किसान मोर्चे का पदाधिकारी भी है। यह आदमी पिछले 7-8 सालों के दौरान उत्तराखंड के हर चुनाव में कूद कूद कर वोट डालता आ रहा है। एक झलक देखिए। 11 अप्रैल 2019 लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, एयर स्ट्राइक के लिए, पुलवामा में शहीदों के लिए, आयुष्मान भारत के लिए, घर घर में शौचालय के लिए, स्वच्छ भारत के लिए मैंने वोट किया। 14 फरवरी 2022 मेरा वोट देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए, मेरा वोट सेना के शौर्य पर अभिमान करने के लिए, मेरा वोट उत्तराखंड में तुष्टीकरण की राजनीति पर चोट करने के लिए। 19 अप्रैल 2024 आज मैं और मेरे बड़े पुत्र जयंत ने विकसित भारत के लिए अपना वोट बीजेपी को दिया। वन डे यानी 6 नवंबर 2025। देखिए, विकसित और सुरक्षित बिहार के लिए जारी है मतदान। और इसके बाद यह बिहार के विधानसभा चुनाव में अपनी मां के साथ वोट डालने जा पहुंचा। मैं और मेरी माता जी ने तो मतदान कर दिया। अब आप भी देर मत करिए, घरों से बाहर निकलिए, मतदान करिए।
ये सारे कारनामे चुनाव आयोग के प्योरतम एसआईआर का ही उत्पाद हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने का इतना घनघोर समर्पण भाजपा के इन नेताओं में ऐसे ही नहीं आया है। चुनाव आयोग की एसआईआर के बाद बनी बिहार की प्योरतम मतदाता सूची पर आप सबको ताली पीटना है धीरे धीरे। ये वो गिने चुने चेहरे हैं जो इनके अतिरिक्त जोश और मीडियाबाजी के चलते पकड़ में आ गए हैं। संभव है कि ऐसे लोग बड़ी संख्या में हों जो इस लूप होल का फायदा उठाकर 2-2, 4-4 जगह वोट डाल रहे हों, लेकिन यह सच सामने लाने का कोई रास्ता हमारे और आपके पास उपलब्ध नहीं है। भारत का लोकतंत्र उस मुकाम पर खड़ा है जहां चुनावी कर्मकांड को बेमतलब की कवायद घोषित करना बस बाकी रह गया है। ज्ञानेश जी की देखरेख में जो कुछ चल रहा है उससे जुड़ी एक कहानी सुन लीजिए। हमेशा की तरह यह कहानी भी बहुत समय पहले की है और हमेशा की तरह इस कहानी में भी एक राजा था। राजा ने अपने राजमहल के दरवाजे पर सत्य परीक्षण यंत्र लगवा रखा था। राजा का मकसद था कि कोई भी सत्य से इंच मात्र दाएं बाएं न जाए और जाए तो तुरंत पकड़ में आ जाए। जैसे ही कोई झूठ बोलता तो यंत्र से आवाज आने लगती थी। एक दिन बड़ी हिम्मत करके एक दरबारी ने राजा से पूछा, ये मशीन कौन चलाता है? राजा बोला, सत्य मंत्रालय। दरबारी ने फिर पूछा, और मंत्रालय कौन चलाता है? राजा बोला, वह तो सत्य ही चलाता है। दरबारी ने बड़ी हिम्मत बटोरते हुए तीसरा सवाल दागा, सत्य कौन तय करता है महाराज? राजा मुस्कुराकर बोला, हम। तो कहानी वही पुरानी है और राज भी उसी दौर का चल रहा है। बस राजा की जगह मोदी जी की सरकार है और देश का चुनाव आयोग राजा के दरवाजे पर लटकता हुआ सत्य परीक्षण यंत्र है। इस सत्य परीक्षण यंत्र के लिए मोदी जी की सरकार ही अंतिम सत्य है। आपने पहले देखा बिहार में वोट डाल रहे भाजपा नेताओं को, अब आप देखिए राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को और साथ में चुनाव आयोग के रवैये को। नेता प्रतिपक्ष ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हुई कई संगीन गड़बड़ियों के आरोप लगाए, लेकिन उनका जवाब देने की बजाय चुनाव आयोग बस पल्ला झाड़ता नजर आया। आयोग का यह रवैया भारत की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर शक को और गहरा करता है। एक बार फिर से राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाते हुए सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। इस खुलासे को उन्होंने एच फाइल्स का नाम दिया। एच फॉर हरियाणा था या हाइड्रोजन, ये राहुल गांधी बताएंगे। मगर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जिस तरह से वोट चोरी के आंकड़ों की ताबड़तोड़ बमबारी करते दिखे, ऐसा लगा कि वो फाइलें नहीं मिसाइलें दाग रहे हैं। राहुल गांधी का दावा है कि पिछले साल हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में करीब 25 लाख वोट चोरी किए गए, यानी हर 8 में से 1 वोट फर्जी था। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी, 8 में से 1 वोटर चोरी का। 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा में। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत एक महिला की तस्वीर से की जिस पर एक सवाल लिखा था, ये कौन है? यह देखकर लोगों को मनोज कुमार की फिल्म वो कौन थी याद आ गई। खैर, राहुल ने बताया कि यह महिला ब्राजीलियन मॉडल है। इस महिला की तस्वीर हरियाणा की एक विधानसभा के 10 बूथों पर 22 जगह मौजूद है। कभी स्वीटी, कभी सुनीता तो कभी सरस्वती। ऐसा लगा कि एस अक्षर से खास प्रेम है इसे। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। एनडीटीवी ने इसकी पड़ताल की। वो इस सूची में दर्ज एक महिला के घर गए जिसके नाम और एड्रेस पर उस ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर छपी थी। मालूम पड़ा कि सरोज नाम की वह महिला असल में तो है, मगर ना तो वो उस एड्रेस पर रहती है और ना ही उसने पिछले चुनाव में वोट किया था। माता जी, आपने भी खबर सुनी होगी, राहुल गांधी ने जो एक लिस्ट जारी की उसमें आपकी भी बिटिया जो सरोज है उसके फोटो जो है वो ब्राजीलियन मॉडल की लगी हुई है। सर वे हमें तो पता नहीं, फोटो नाम तो मेरी बेटी का है। हाँ। फोटो मेरी बेटी का नहीं है। अच्छा, फोटो नहीं है। नाम आपकी बेटी का है, मकान नंबर भी यही है। हाँ। और गांव भी यही है। यही है। लेकिन उसने वोट यहाँ से नहीं डाला। हाँ, नहीं वोट नहीं डाला सर, यहाँ से वोट नहीं डाला। इतने बड़े पैमाने पर एक ही विधानसभा के अलग अलग बूथों पर किसी विदेशी महिला की तस्वीर का होना चुनाव आयोग और मतदाता सूची पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। राहुल गांधी ने इसे संगठित रूप से की गई साजिश करार दिया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हरियाणा में अलग अलग तरीकों से कुल 25 लाख से अधिक वोटों की धांधली का आरोप लगाया। इनमें से लगभग 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर, 93,174 फर्जी एड्रेस और 19,27,000
22,351 लाख बल्क वोटर थे। इसके अलावा राहुल ने बताया कि जिन वोटरों को सूची से हटाया या जोड़ा गया, उनके आंकड़े चुनाव आयोग ने मुहैया नहीं करवाए। राहुल के मुताबिक उनके पिछले खुलासे के बाद चुनाव आयोग ने इन आंकड़ों को साझा करने से इनकार कर दिया है। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें यह फॉर्म नहीं देती। लोकतंत्र में पारदर्शिता न्यूनतम शर्त होती है, मगर भारत के लोकतंत्र में पारदर्शिता एक सरकारी प्रोजेक्ट है। यह पंचवर्षीय योजना की तरह एक अंतहीन प्रक्रिया है जो कभी पूरी नहीं होती, बस चलती रहती है। इसका उद्घाटन तो हुआ है, पर काम फाइलों में धूल फांक रहा है। चुनाव आयोग ने भी ट्रांसपेरेंसी को उसी फाइल में रखकर फाइल क्लोज कर दिया है। यही है हमारे लोकतंत्र की सबसे पारदर्शी अपारदर्शिता। राहुल गांधी के मुताबिक वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की सूची बहुत लंबी है। मसलन इसी महिला को ले लीजिए, इसकी तस्वीर हरियाणा के 2 बूथों पर 233 बार आ रही है। यहाँ भी सेम पैटर्न है, तस्वीर वही, बस नाम, एड्रेस और उम्र अलग अलग। राहुल के मुताबिक ये फर्जीवाड़ा इसलिए किया गया है ताकि बाहर से लोग आकर फर्जी वोटिंग कर सकें, और इस फर्जीवाड़े को साबित भी नहीं किया जा सकता क्योंकि बड़े सुविधाजनक तरीके से सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया जा चुका है। किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने बीजेपी के एक नेता उमेश गुजराना का जिक्र किया। राहुल के मुताबिक गुजराना के घर के पते पर 66 वोटर दर्ज हैं। इसी तरह एक घर के पते पर 501 वोटर दर्ज हैं। देश में शायद ही इतनी घनी आबादी वाला कोई दूसरा मकान होगा। बीजेपी लीडर उमेश, इनका एड्रेस हाउस नंबर 150। इनके घर में 66 लोग रहते हैं। चेक किया, झूठ। हाउस नंबर 265 होडल में 501 लोग इसमें रहते हैं। चेक किया, झूठ। 500 लोग कैसे रह सकते हैं घर में? हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने इसे लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसके मुताबिक जिस पते पर 66 वोटर थे वो बीजेपी के जिला परिषद उपाध्यक्ष उमेश गुजराना का घर है। उसमें उनकी एक्सटेंडेड फैमिली रहती है और उस प्लॉट में अनेकों घर बने हुए हैं। ऐसा ही मामला 501 वोटर्स वाले एड्रेस के साथ भी सामने आया, जहां एक ही एड्रेस पर कई घर और 3 निजी स्कूल स्थित हैं और सभी मतदाताओं का पंजीकृत मकान नंबर 265 है। जिस मतदाता के फोटो की जगह ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर थी, उनमें से कुछ का दावा था कि उन्होंने बिना किसी परेशानी के वोट दिया था। मगर ये अपने आप में हैरानी की बात है कि इतने सारे अलग अलग घरों और लोगों का एड्रेस एक है और गलत तस्वीर होने के बाद भी लोग आसानी से वोट डाल सकते हैं। तो फिर फोटो आई कार्ड का क्या मतलब है? अगर राहुल गांधी के चुनाव में धांधली के आरोपों को आप किनारे भी कर दें तो भी चुनाव आयोग की व्यवस्था और उसके दावे पर तो सवाल हैं ही। आखिर वोटर लिस्ट में इतने बड़े पैमाने पर गलतियां क्यों हैं और इसका जिम्मेदार कौन है? क्या चुनाव आयोग की कोई भी जवाबदेही नहीं बनती है? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि चुनाव आयोग के इस ढीले ढाले रवैये का फायदा उठाकर फर्जी वोटिंग नहीं हो सकती? और क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार बनाने की इसी व्यवस्था की ओर इशारा कर रहे थे? मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो। सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? ये वो जरूरी सवाल हैं जो देश के मीडिया को चुनाव आयोग और सरकार से पूछने चाहिए थे, मगर हमेशा की तरह इस बार भी हमारे देश का दरबारी मीडिया सरकारी भोंपू जोर जोर से बजाने लगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई वोटर फर्जी था तो राहुल गांधी आज क्यों बोल रहे हैं? ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो 6 तारीख से एक दिन पहले 5 तारीख को फोड़कर क्या सोच रहे हैं कि बिहार में इसका कुछ असर पड़ जाएगा? साहब देखिए, इसको बहुत सरल तरीके से ऐसे समझिए कि कल अगर पेपर हो और कोई छात्र पेपर से एक दिन पहले पूरे एजुकेशन सिस्टम पर ही सवाल उठाने लगे तो समझ जाइए उसकी तैयारी पूरी नहीं। राहुल गांधी शायद आज देश को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट चोरी ना हुई होती तो आज वो देश के प्रधानमंत्री होते।
देखिए, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पा रहे, ये तो सबको दिख रहा है, लेकिन इस चक्कर में जो वो कर रहे हैं वो बड़ा घातक होता जा रहा है। क्या राहुल गांधी भारत के जेनजी युवाओं को चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उकसा रहे हैं? लगे हाथ रिसर्च जगत के खलीफा सुशांत सिन्हा की इस लहकटई को भी सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की रिसर्च टीम घटिया है और उन्हें कोहनी मार देनी चाहिए। राहुल गांधी को पता नहीं उनकी टीम ने कभी बताया नहीं बताया, इनकी रिसर्च टीम बहुत घटिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था कि इनको अपनी रिसर्च टीम को कोहनी मार देनी चाहिए, कोहनी मार देनी चाहिए। हो सकता है राहुल गांधी की रिसर्च टीम घटिया हो, लेकिन यह बात कहने वाले आदमी की अपनी हैसियत क्या है। असली रिसर्च तो सिर्फ ये दरबारी हुड़क चुल्लू ही करते हैं। देखिए कैसे ये रिसर्च के दलदल में उतरकर तथ्यों की गर्दन पकड़ लेते हैं और तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि पत्रकारिता का दम न टूट जाए। मेसी और आत्महत्या, इनका क्या कनेक्शन है, इसके बारे में आज मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर भारतीय को देखना चाहिए कि क्या मेसी आत्महत्या के बारे में आज की तारीख में सोच रहे हैं। सारे मुंहनचुआ पत्रकारिता करने वाले रिसर्च और तथ्य की बात कर रहे हैं। अब हम फिर से बिहार की बात कर लेते हैं। वहां लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यानी 243 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 11 नवंबर को समाप्त हो गया। नतीजे शुक्रवार को आएंगे। इस बार बिहार के लोगों ने पहली बार रिकॉर्ड तोड़ प्रतिशत में मतदान किया है। हमें उम्मीद है कि चुनाव से जुड़ी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको न सिर्फ पसंद आई होंगी, बल्कि उनसे आपको बिहार की राजनीति, वहां के लोगों की समस्याएं और राजनीति को लेकर लोगों का नजरिया समझने में भी मदद मिली होगी। यह सारी कवरेज न्यूज लॉन्ड्री के सेना प्रोजेक्ट में आपके सहयोग की बदौलत ही मुमकिन हो पाया है। हम आगे भी इसी तरह बिना किसी विज्ञापन के दबाव के जमीनी हकीकत आप तक पहुंचाते रहें। उसके लिए आप अपना सहयोग बनाए रखें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। बिहार के चुनाव में भाजपा इस बार 101 सीटों पर चुनाव लड़ी। मजे की बात है कि भाजपा का प्रचार करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार बिहार में मौजूद रहीं। बिहार ने जो विकास की रफ्तार पकड़ी है, अब ये रुकनी नहीं चाहिए। मोदी जी और नीतीश कुमार जी की इस जोड़ी ने बिहार के लोगों की जो सेवा की और सेवा भी की, पर अपने दामन पे एक जरा सा दाग लगने नहीं दिया। जो पार्टी कदम कदम पर नारी सशक्तिकरण के दावे करती हो, जो महिला आरक्षण के जुमले उछालती रहती हो, उसके पास पूरे बिहार में एक भी महिला नेता नहीं थी प्रचार करने के लिए। बिहार छोड़िए, राष्ट्रीय स्तर पर भी भाजपा में महिला नेताओं का ऐसा अकाल कि महज साल भर पहले राजनीति के मंच पर प्रकट हुई रेखा गुप्ता को बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य में चुनाव प्रचार का चेहरा बनाना पड़ा। स्मृति ईरानी से लेकर निर्मला सीतारमण तक सब के सब नदारद। खैर, रेखा गुप्ता तो भाजपा का प्रचार कर रही थी, लेकिन भाजपा ने बिहार में महिलाओं को सिर्फ 13 टिकट दिया है, यानी 13%। बिहार चुनाव को लेकर भाजपा के प्रत्याशियों के सभी 101 उम्मीदवारों की सूची घोषित हो चुकी है। इन घोषित उम्मीदवारों में से 13% महिलाओं को जगह मिली है। 101 उम्मीदवारों की सूची में 13 महिलाएं हैं। कमोबेश यही हालत बिहार में हर राजनीतिक दल की है। क्या आरजेडी, क्या जेडीयू, क्या कांग्रेस, महिला नेतृत्व तो हर पार्टी में लगभग सिरे से नदारद है। लेकिन हम बात कर रहे थे रेखा गुप्ता की। गुप्ता जी के अपने राज्य दिल्ली में लोगों की सांसें अटकी हुई हैं, सांस लेना मुहाल है। जनता इंडिया गेट पर साफ हवा के लिए प्रदर्शन करने पहुंची तो पुलिसिया डंडे का जोर चलाया गया। मेरे को अस्थमा है, मैं दिल्ली की हवा में घुट रहा हूँ, घुट के मर रहा हूँ। मैं अमेरिका से यहाँ आया अपने देश वापस, अब पता नहीं, अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ मैं क्यों वापस आया। अपने सांसों के बारे में मांग करना गैर कानूनी है। उनका ये अनाउंसमेंट, मतलब ये वीआईपी तो नहीं है ना, जनता, ये जनता का जगह है और जनता को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता। हम मांग क्या रहे हैं? सांस मांग रहे हैं। दिल्ली की जनता पर पुलिस छोड़कर रेखा गुप्ता बिहार की जनता को सुहाने भविष्य के सपने बेच रही थी। टिहरी के लोग टिहरी का विकास चाहते हैं और विकास केवल मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी की सरकार में भाई चिराग पासवान जी का हाथ पकड़ के और हेलीकॉप्टर में बैठ के ही हो सकता है। आज मोटरसाइकिलों पे यात्रा निकालते हैं
वो सड़कें भी मोदी जी ने बनवाई है। जिनके अपने राज्य में वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरे की सीमा पार कर चुका है, देश की राजधानी गैस के चैम्बर में बदल गई है और जनता का दम घुट रहा है, वहां एक अलग फर्जीवाड़ा चल रहा है। हमारे रिपोर्टर अनमोल प्रीतम ने जहांगीरपुर स्थित ITI में लगे एक AQI मॉनिटरिंग सेंटर का दौरा किया तो पाया कि वहां PWD की तरफ से लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि प्रदूषण के असल आंकड़े सामने आ ही न सके। मैं इस वक्त जहांगीरपुरी ITI पर हूं, जहां पर ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये AQI मॉनिटरिंग स्टेशन लगाया गया है जो कि DPCC का है। और इस AQI मॉनिटर के पास आप देख सकते हैं कि एंटी स्मॉग गन के जरिए यहाँ पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है सो दैट ये मॉनिटर यहाँ पर एयर पोल्यूशन की रीडिंग कम बताए, कम एयर पोल्यूशन बताए। ये देखिए, ये इस टैंकर से यहाँ पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली में यह सब फर्जीवाड़ा और बिहार में सोने की चिड़ियां बनाने के सपने। जब दिल्ली एक मेडिकल इमरजेंसी से जूझ रही है, तब रेखा गुप्ता बागेश्वर के नौटंकीबाज बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में कदम ताल कर रही हैं। लगे हाथ आप ये भी जान लीजिए कि इस पदयात्रा में कौन कौन शामिल हैं। शिखर धवन, शिल्पा शेट्टी और संजय दत्त। शिखर धवन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत करोड़ों रुपए की संपत्तियों की हेरफेर की जांच चल रही है। ईडी ने इनकी संपत्तियों को सीज कर रखा है। शिल्पा शेट्टी की कहानी तो आपको पता ही होगी। इनके पति कई तरह के आरोपों में फंसे हुए हैं, लेकिन एक मामला फिलहाल सुर्खियों में है। यह 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने शेट्टी के ऊपर पैसे का डायवर्जन करने का आरोप लगाया है। शेट्टी और उनके पति पर आरोप है कि उन्होंने बिजनेसमैन दीपक कोठारी की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लिए गए करीब 60 करोड़ के लोन में फ्रॉड किया। संजय दत्त भी इस यात्रा में जाने वाले हैं। इनकी बात ही क्या करना, दिन भर ये शराब बेचते हैं और शाम को सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकालते हैं। कहने का मतलब, इन सब लोगों के हाथ और पैर कहीं न कहीं फंसे हुए हैं और यही लोग सनातन की रक्षा की यात्रा भी निकाल रहे हैं। खैर, बाबा इन सब लोगों को साथ मिलाकर जो सनातन हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसकी पहली विशेषता यही होगी कि वहां ऑक्सीजन लेने वाले सामान्य मनुष्य नहीं होंगे, बल्कि जहर सूंघकर जिंदा रहने वाले ज़ॉम्बी रहेंगे। लिहाजा न किसी को साफ हवा की जरूरत महसूस होगी, न ही साफ पानी की। आप सबको आपके द्वारा चुना गया ये सनातन राष्ट्र मुबारक हो। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट द रेड माइक से है, जिसे आप तक सौरभ शुक्ला ने पहुंचाया है। यह बिहार के आरा जिले के दुल्हिनपुर गांव की महादलित बस्ती की कहानी है, जहां आज भी बिना चप्पल पहने औरतें, स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे और कच्चे मिट्टी के घरों वाली बस्तियां आबाद हैं। किसी के पैर में यहाँ पर चप्पल नहीं है, सब मजदूरी करने वाले लोग हैं और ये सब मुसहर समाज के लोग हैं। स्थिति आप देख लीजिए कि जिस कटोरे में खाया उसी कटोरे को सर पे रखा और नीचे जो है एक बोरा है जिसको बिछा करके ये सो रही हैं। घर पास हम निकलना के क्या कह रही हैं? कह रहे हैं कि वही मेरा घर है जो ढह रहा है, टूट रहा है, फिर बन नहीं रहा है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।